गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 2.1.5 भारतीय मरुस्थल के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ चुका है। तो आप इसे एक बार याद कर लें कि हमने जो भारत में जो थार का मरुस्थल है उसके बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के संसाधन, वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ के जो लोगों के जो कार्य करने के जो तरीके, वहाँ के कहना चाहिए प्रकृति या वो किस तरीके से वहाँ के व्यवसाय हो गए वो प्रभाव डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय मरुस्थल के बारे में यहाँ मुख्य और कौन कौन सी बातें बताई गई है। हमने कक्षा 8वीं में भारत में थार का मरुस्थल पाठ पढ़ा। उसके आधार पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि आपको जैसलमेर के किसी गांव में 1 साल के लिए भेज दिया जाए तो आप अपने इलाके से क्या क्या फ़र्क पाएंगे और क्यों। अगर ऐसा हो तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ की जो प्राकृतिक और जहाँ आप रहते हैं तो आप उसे तुलनात्मक तरीके से या दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ की जो प्राकृतिक अगर पर्यावरण को देखा जाए और यहाँ के जो पर्यावरण को देखा जाए तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अगर तापमान की बात किया जाए तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ का तापमान देख सकते हैं, और जैसे थार के मरुस्थल में देखें तो वहाँ के जो तापमान होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। वहाँ की जो प्रकृति हो गए, वहाँ के लोगों के तरीके हो गए, वेशभूषा हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग होती है। तो आज हम देखेंगे संसाधन और अर्थव्यवस्था। वहाँ के संसाधन किस तरीके से प्रभाव डालते हैं और जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के जीने के जो तरीके हैं वो तरीके कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन माध्यम से, किन जरिए के माध्यम से उनका जो जीवन शैली है, जीवन के जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो किस तरीके से वो आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। हम जानते हैं कि थार मरुस्थल में जीवन यापन बहुत जटिल रहा है। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण की प्रतिकूल स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद थार का विशाल मरुस्थल संसार के सभी मरुस्थल में सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। ये कहा गया कि थार के मरुस्थल में कि वहाँ के जीवन यापन वो कैसा है, बहुत ही कठिन है। वहाँ की जो पर्यावरण है वो कैसी है, बहुत ही अलग है। प्राकृतिक संसाधन है की कमी है। इस कमी के बावजूद क्या कहा गया कि थार का जो विशाल मरुस्थल है, जो कि संसार के सभी मरुस्थल में सबसे सघन आबादी, लोगों की आबादी वाला वो क्षेत्र है। यहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे जैसे बंधेज, लाख की चूड़ियाँ, कपड़े की बुनाई और रंगाई, आभूषणों पर मीनाकारी, पत्थरों की नक्काशी आदि प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ के क्या है, पारंपरिक तौर से जो सदियों से काफ़ी लंबे समय से वो क्या है, चलते आ रहे हैं। ऐसे उद्योग वहाँ पे हैं जहाँ पे लोगों के द्वारा बनाई की जाती है लाख की चूड़ियाँ, कपड़े की बुनाई हो गई, रंगाई हो गई, किस तरीके से कपड़ों में उसमें क्या किया जाता है, रंग डाली जाती हैं। आभूषणों में जो छोटे छोटे मीनाकारी जो होते हैं वो कैसे होती हैं, पत्थरों की जो नक्काशी, उसकी जो बनावटी होती है या डिज़ाइन जो होती है वो क्या है, वहाँ की बनी हुई चीज़ें काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ का पारंपरिक उद्योग, कुटीर उद्योग आज कठिनाई के दौर में गुजर रहा है। जो वहाँ के जो क्या है, पारंपरिक जो कुटीर उद्योग है, लोगों के द्वारा छोटे छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं, वो बहुत ही क्या है, कठिन दौर से वो गुजर रहे हैं। मारवाड़ और गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ के लोग सदियों से व्यापार के लिए भी जाने जाते हैं। कहाँ के, गुजरात के कच्छ और काठियावाड़, जो कि सदियों से बहुत पहले से जो व्यापार है उस व्यापार के लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन से अपना जीवन बसर करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कृषि के माध्यम से या तो पशुपालन की वजह से ही अब उनका जो जीवन बसर हो रहा है वो इसी के जरिए के द्वारा हो रहा है। राजस्थान का थार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र है। किसके लिए, ऊन जो उत्पादन होती है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ का ऊन कालीन उद्योग के लिए सर्वोच्च माना जाता है। किसके लिए, ऊन कालीन के द्वारा जो कि उद्योग है, उन उद्योग में बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो कालीन की जाती है वो बनाई जाती है। बीकानेर एशिया में ऊन की सबसे बड़ी क्या है, मंडी है, बड़ी बड़ी मंडी है जहाँ पे ऊन को बहुत ही मात्रा में वहाँ संग्रह किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और बड़ी बड़ी जो उनकी क्या है
उन कालीन के जो उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि बीकानेर एशिया में कहा गया है उनकी सबसे बड़ी मंडी है, भंडार के तौर पे जाना जाता है। आगे देखते हैं, यद्यपि थार एक मरुस्थल है और यहाँ वन नहीं है, फिर भी मरुभूमि के फैलाव को रोकने के लिए सरकार और लोगों ने कई सफल प्रयास किए गए हैं। थार क्या है, एक मरुस्थल है जो कि कैसे सारी तरह रेत ही रेत देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर वन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ बहुत ही कम वन है, फिर भी कहा गया फिर भी मरुभूमि, यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है, जहाँ उपजाऊ या उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल है। इसके फैलाव को रोकने के लिए सरकार और लोगों ने कई ऐसे कोशिश की हैं, जिसके फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों में यहाँ कृषि वानिकी की संभावनाएं बढ़ती गई। मतलब कृषि के जो उत्पादन है या जो क्षमता है उसको सही तरीके से करने की कोशिश और उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खेजड़ी यहाँ का एक प्रमुख वृक्ष है जो मानव और जानवर दोनों के लिए उपयोग है। जैसे चित्र 2.26 में देख सकते हैं खेजड़ी के पेड़ किस तरीके से होते हैं। इसके पत्ते यहाँ के पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक हरा चारा प्रदान करते हैं। जो इसके पत्ते होते हैं वो क्या है, पशुओं के चारे के लिए। एक तो राजस्थान जैसे जगहों पे वनस्पति है बहुत ही कम होती है, तो यहाँ जो खेजड़ी है उनके पत्तों से पशुओं के लिए पौष्टिक चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लकड़ी भवन निर्माण, कृषि, ऊंट गाड़े आदि के लिए इस्तेमाल की जाती है। किससे, खेजड़ी के पेड़ों के द्वारा से। इसके अलावा खेजड़ी की जड़ भूमि में नाइट्रोजन योगीकरण में बहुत ही सहायक होती है, जो कि किसके लिए बहुत ज़रूरी है, भूमि के लिए। खेजड़ी के अलावा रोहिड़ा भी उपयोगी वृक्ष है, जो चारे के अलावा मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखता है। क्या है, खेजड़ी का भी वहाँ की जो भूमि है उस भूमि में उसका बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि यह वृक्ष कैसी है, बहुत ही उपयोगी है। और ये इसे जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कृषि वानिकी के संदर्भ में मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। मतलब जो वहाँ जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए कहना चाहिए पौधों को ज़्यादा रोपण किया जा रहा है, ताकि क्या हो सके, जो मरुस्थल है उस फैलाव को रोका जा सकता है। रोहिड़ा फर्नीचर के लिए बहुत उपयोगी है। फर्नीचर जो बनती हैं या इस्तेमाल में आती हैं उसमें इसके उपयोग में किया जाता है। लकड़ी चीज़ें बनाने में जो कि हम अपने क्या कहना चाहिए घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके तने की छाल में औषधियाँ गुण होते हैं, मतलब औषधि के तौर से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे राजस्थान नहर के बारे में। राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, राजस्थान में जो नहर है जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। यह नहर भारत की बृहद परियोजना में से एक है, मतलब इस परियोजना के तौर से उसे जाना जाता है। यह नहर सुल्तानपुर में हरिके बैराज से शुरू होती है। इंदिरा गांधी नहर बनाने के बाद श्री गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा खेती होने लगी है। मतलब इस नहर परियोजना के तहत क्या है, खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। नहर बनाने का इतिहास यहाँ पे बताया गया है। सन 1899 से लेकर के 19 में इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस सूखा पीड़ित अंचल, मतलब जहाँ पे सूखा पड़े उस क्षेत्र में सतलज के जल से सिंचाई की परियोजना की। मतलब सतलज की जो पानी है उस जल से सिंचाई के माध्यम से उन्होंने फसलों के उत्पादन को आगे बढ़ाया, उसको बढ़त मिली। गंगा सिंह ने गंगानगर जिले की स्थापना की। ये किसके द्वारा, गंगा सिंह के द्वारा ही गंगानगर जिले में इसकी स्थापना की गई। भारत की आबादी के बाद फिर एक बार खुदाई का काम शुरू हुआ। सन 1985 में इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया। इस नहर से पंजाब एवं हरियाणा को भी जल मिलता है। किसके माध्यम से, इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से।
राजस्थान के रेतीले क्षेत्र तथा बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर एवं गंगानगर में इस नगर से जल की आपूर्ति होती है। राजस्थान के मतलब उन क्षेत्रों पर इस इंदिरा गांधी नगर के नहर के द्वारा ही किया जाता है। इस नहर की वजह से इस मरु प्रदेश में, जहाँ की भूमि कैसी है, मरी हुई है, जहाँ पे उत्पादन बहुत कम होते हैं, उन जगह पे मरुभूमि में क्या है, कृषि का विस्तार हुआ है। इसके साथ ही कई और भी बदलाव हुए हैं। इंदिरा गांधी नहर बनने से जहाँ लाभकारी परिवर्तन हुए, वहीं देश के अनेक तरह की समस्याएं सामने आई हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मरुस्थल की रेत उजड़कर नहर में जमा होने लगी है। मतलब सबसे ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो मरुस्थल की जो रेत है वो उड़ करके, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर में, या फिर अगर आप गए होंगे तो देख सकते हैं कि वहाँ बड़ी कहना चाहिए कि हवा जो चलती है वो एकदम छोटे छोटे कण, मतलब बालू रेत के साथ उड़ करके वो आगे बढ़ती है। तो इसी के जमाव जो रेत है वो उड़ करके कहाँ, नहर में जा करके जमा होने लगी है, जिससे बाहर निकालने का काम अतिरिक्त करना पड़ रहा है। मतलब एक अलग से उस कार्य को करना पड़ रहा है। खेती करने वाले किसानों के खेत की रेत उड़कर अन्यत्र बिखरने लगी, मतलब दूसरे जगह उड़कर हवा की वजह से चली जाती है, जिससे मरुस्थल का जो दायरा है, मतलब जो क्षेत्र है, और भी बढ़ने लगा है। एक गंभीर समस्या यह भी है कि नहर का जल अब वहाँ की भूमिगत जल से मिलकर खारा हो गया है। मतलब ये भी समस्या देखने को आ रही है कि जो नहर का जल है वो वहाँ की भूमिगत जल स्तर, भूमि के अंदर जो जल स्तर है उसको और भी ज़्यादा खारा करता जा रहा है, जिससे खेत में दिक्कत आने लगी, मतलब समस्या उत्पन्न हो रही है। खेती का काम बाधित होने से, मतलब रुकावट आने की वजह से वहाँ के जो किसान अब मजदूरी करने शहरों में पलायन करने लगे हैं। मतलब अब खेती में उनमें क्या है, समस्या है, कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि रेत है वो नहरों में चले जाती है, उत्पादन नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सारी की वजह से क्या है, मजदूर जो हैं वो शहरों में की ओर अपने काम की तलाश में वो आने लगे हैं। पशुपालकों की एक समस्या यह है कि खेती के दिनों में किसान अपनी सिंचाई भूमि पर पशुओं को चराने नहीं देते हैं। दूसरी और भी समस्या है, कई ऐसी मतलब वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। जो पशुपालक हैं, पशु चलाने वाले, उनको पालने वाले, वो क्या है, खेती के दिनों में जब होती है तो किसान अपनी जो सिंचित भूमि है, जहाँ पे वो अपना खेती के सिंचाई के माध्यम से खेती करते हैं, वहाँ पे पशुओं को चराने नहीं दिया जाता। इन सारी समस्याओं का कोई वैज्ञानिक हल खोजा जाना चाहिए, जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल सके। अगर वहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से खोज करें, जो समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही है राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, उन समस्याओं को क्या है, वैज्ञानिक तरीके से हल करने की ज़रूरत है, जिससे वहाँ पे लोगों को लाभ मिल सके, फ़ायदा हो सके, और वहाँ का जो जीवन स्तर है वो आगे बढ़ाया जा सके, लोगों को काम मिल सके, पलायन जैसी जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानचित्र 2.19 में राजस्थान का मानचित्र दिखाया गया है। राजस्थान के क्षेत्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जैसलमेर हो गया, नंदार हो गया, बीकानेर हो गए, जोधपुर हो गए, बाड़मेर हो गए, इस तरीके से यहाँ गंगानगर हो गए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे छोटे हैं, दिखाए गए हैं। आप बारीकी से देखें तो इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं आगे। थार में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। थार जैसे क्षेत्र में कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के तरह के हैं वो खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। बीकानेर और बाड़मेर में इल्मेनाइट, जैसलमेर व जोधपुर में चूना पत्थर, बीकानेर में जिप्सन, बाड़मेर में ग्रेनाइट, जैसलमेर बीकानेर में खनिज तेल का प्राकृतिक गैस है। देखिए ये कितनी अच्छी ये भी बात है वहाँ की, जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जो प्राकृतिक खनिज पदार्थ हैं वो भी वहाँ पे काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। जैसे इग्निमेटाइट हो गए, जोधपुर और जैसलमेर में हो गए, चूना पत्थर, जिप्सम प्राप्त हो रहे हैं, और अन्य तरह तरह के खनिज पदार्थ हैं वो भी प्राप्त किए जा रहे हैं। खनिज तेल के रूप में बीकानेर में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त किए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व के वास्तुशिल्प का अनूठा नमूना
ताजमहल नागौर के मकराना से प्राप्त सफ़ेद संगमरमर से बना है। जो वास्तु से जो भवन जो बनाए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं, उसके निर्माण में क्या है, ताजमहल जैसे आप सभी देखें कि वो जो वहाँ के जो बनावट है, जो आप वहाँ के संगमरमर के जो पत्थर हैं, वो क्या है, कहाँ से, नागौर के मकराना से उसे प्राप्त किया गया है, उन्हीं से उसे तैयार किया गया है, उन्हीं संगमरमर के पत्थरों से। जोधपुर अपने बलुआ पत्थर और जालौर ग्रेनाइट के लिए क्या है, मशहूर मतलब प्रसिद्ध है। जैसलमेर और बाड़मेर में मिला खनिज तेल पिछले 25 सालों में भारत की सबसे बड़ी खोज है। जैसलमेर और बाड़मेर में कहा गया कि जो खनिज तेल मिले हैं वो पिछले 25 सालों से भारत में सबसे बड़ी खोज है। तेल, गैस और पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के भूतपूर्व संभावनाओं के कारण राजस्थान में आर्थिक विकास की दिशा और दशा में अनुकूल परिवर्तन की उम्मीद है। तो मतलब बहुत क्या कहना चाहिए, राजस्थान के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो जहाँ एक तो कहना चाहिए राजस्थान जैसे जगहों में रेत ही रेत प्राप्त होते हैं, लेकिन दूसरी तरह यहाँ पे जो वहाँ किस तरीके से खनिज पदार्थ, प्राकृतिक गैस हो गए, खनिज तेल भी वहाँ मतलब अच्छी मात्रा में वहाँ पे प्राप्त हो जाने, जैसे तेल हो गए, गैस हो गए, पवन चक्की हो गए, इन के और सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या प्राप्त की जा रही है, बिजली के माध्यम से। और जो अभूतपूर्व जो संभावनाएं, आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। तो राजस्थान में जो आर्थिक विकास की अगर दिशा को देखें, मतलब स्थिति को देखें और वहाँ की दशा को देखें, तो कैसे परिवर्तन अनुकूल, एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छी उम्मीद सामने है। राजस्थान और विशेषकर थार पर्यटन के लिए विदेशी सैलानियों में काफ़ी मशहूर है। जो घूमने फिरने में प्रकृति का जो लुत्फ़ है, उस खूबसूरती को वो लेने के लिए राजस्थान और विशेषकर कहाँ पे, थार पर्यटक जो देखने आते हैं, उसके लिए विदेशी जो सैलानी दूर दूर के जो देश के लोग हैं वो उसे देखने आते हैं, जिसके कारण यहाँ आतिथ्य सत्कार से जुड़े होटल और परिवहन उद्योग के विकास को काफ़ी बल मिला है। तो इन्हीं जो विदेशी सैलानी हैं, प्रकृति की खूबसूरती को वहाँ देखने आते हैं, उन्हीं वजह से यहाँ पे अतिथि सत्कार, लोगों की सत्कार या उनको वहाँ बहुत ही इज्जत सम्मान के साथ है। और उससे जुड़े कई ऐसे होटल हैं, परिवहन जो यातायात में किए जाते हैं, उद्योग को काफ़ी क्या मिला है, बल मिला है, मतलब लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी मिले हैं, आय भी प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखेंगे थार मरुस्थल का एक गांव। राजस्थान के सुदूर पश्चिम में, मतलब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, जैसलमेर है। इसमें भी 90 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा राजू का गांव है, जिसको लुंडार के नाम से, जो कि हमने देख चुका था। एक बार देख सकते हैं अब राजस्थान के ये वाले क्षेत्र। इसके बाद कोई और गांव नहीं है, केवल एक छोटी सी ढाड़ी, जिसको क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है, रतन सिंह की ढाड़ी। यहाँ छोटे छोटे घर और बस रेत दिखते हैं, जो कि ये क्या है, वहाँ पे एक छोटी सी क्या है ना, टोला, एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको रतन सिंह की ढाड़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे घर और क्या है, रेत देखने को मिलते हैं। जलवायु बहुत ही शुष्क है। अगर जलवायु अगर देखा जाए तो कैसी है वहाँ की, आप सोच सकते हैं कि जहाँ रेत ही रेत है, और रेत कैसी होती है, बहुत ही जल्दी क्या है, गर्म हो जाती है, तो वहाँ जो ऊष्मा है वो बहुत ही ज़्यादा है। और कभी कभी रेत की आंधियाँ चलती, मतलब रेत की तूफान क्या है, तो ये लहरें उठती। आगे देखते हैं, थार एक गर्म मरुस्थल है। वहाँ के जो तापमान के हिसाब से देखें तो बहुत ही कैसा है, बहुत ही गर्म। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता और रात होते होते ठिठुरन भरी सर्दी लगने लगती है। सोचे ऐसा क्या होता होगा। यहाँ पानी की स्थायी स्रोत नहीं है, यहाँ इतनी बारिश नहीं होती कि जल पनप सके। कहीं कहीं खेजड़ी के 1-2 झाड़ अवश्य दिख जाते हैं, जो कि मानचित्र 2.20 में पहचाने के लुंडार गांव कहाँ है, जो कि हमने देख चुका है। कि यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वहाँ के जो तापमान है वो कैसे हैं, दिन में बहुत गर्म, और जो रात में देखते हैं तो बहुत ही ठंड भरी या सर्दी लगने लगती है। तापमान मतलब
जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिन में जब अपने आसपास जो बालू होते हैं, अगर आप इसे अपने घर में इसे देख सकते हैं कि जो बालू होती है वो देखना, जब सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो वो बहुत ही गर्म होती है, लेकिन जैसे जैसे वो शाम होते जाती है तो वो क्या हो जाता है, तापमान वो कैसा हो जाता है उसमें का कम होता चला। तो यही स्थिति जो राजस्थान जैसे क्षेत्र है वहाँ की होती है। अब आगे देखते हैं कि थार की गोद में बसा ये 200 घरों वाला गांव लुंडार रेत में रची एक कविता की तरह है। सरहद से कुछ ही दूर पर स्थित यह गांव पूरे इलाके में सबसे बड़ा है। मतलब ये जो कहना चाहिए लुंडार जगह में एक जो छोटी सी गांव है वो क्या है, कुछ ही दूर पर वहाँ पे छोटे छोटे इलाके, छोटे छोटे बसे क्षेत्र हैं। यहाँ मेघवाड़ा, सुड़ा राजपूत तथा मुस्लिम समुदाय के घर है। वहाँ पे देखा जाए तो मेघवाल हो गए ऐसे, और सुड़ा जो राजपूत है और मुस्लिम समुदाय के लोगों का घर है। घर ज़्यादातर मिट्टी के बने गोलाकार कैसी हैं, झोपड़ियाँ हैं छोटी छोटी बनी हुई गोलाकार। चूँकि चित्र 2.27 में घर की बनावट देखें, चूँकि हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कुछ सालों में पत्थर के पक्के घर भी बनने लगे हैं। अगर कुछ कहना चाहिए मतलब पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि अब पत्थर के घर भी बनने लगे हैं। तीनों समुदाय की अपनी अपनी बस्तियां हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, वास कहा जाता है। तीनों समुदाय मतलब कौन कौन से, मेघवाला हो गया, सुड़ा राजपूत हो गए और मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये वास एक दूसरे से दूर दूर स्थिर है, मतलब सटे हुए नहीं है, ये दूर दूर बने हुए हैं। जिनके बुजुर्ग ने के नाम से ये जाना जाता है, जिन्हें क्या है, बुजुर्गों के नाम से, जो बुजुर्ग हैं उनके नामों से जाना जाता है। सभी मोहल्लों की अलग अलग बैठकें हैं। गांव में 15 मोहल्ले और इनकी 15 बैठकें भी हैं। तो ये वहाँ के लोग हैं, उनके जो वास हैं या छोटे छोटे बस्तियां हैं, उन बस्तियों में रहने वाले लोग, वहाँ के जो संसार वो कैसी है, अलग अलग है। अलग अलग समुदाय के लोगों का अलग अलग बैठक होती है। 15 मोहल्ले हैं और क्या है, 15 बैठकें भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इस चैप्टर से यहीं तक बनेंगे। इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसे देखेंगे। आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मरुस्थलों में पशुओं को चराने के लिए 10-15 किलोमीटर तक क्यों ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, थार में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थार मरुस्थल में कौन सा पारंपरिक उद्योग प्रसिद्ध है। चूँकि आप लोगों के ये सवाल अब जो हम पढ़े हैं उसे में मिल सकते हैं। कोशिश करें बच्चे अपने सारे होमवर्क कायदे से करने की, पढ़ें समझें, ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और कोशिश करें आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।